राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जनता में उनकी छवि लोकप्रिय नेता के रूप में विख्यात है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि चंद्रपाल सिंह यादव इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। आज इस एपिसोड में आपको रूबरू कराने जा रहे हैं चंद्रपाल सिंह यादव के उस व्यक्तित्व से जो अब तक आम जनता से दूर है। चंद्रपाल सिंह यादव का जन्म 19 मार्च 1959 को उरई के डकोर में हुआ। पिता से प्रेरित चंद्रपाल सिंह यादव बचपन से ही पढ़ने में मेधावी थे। शुरुआती शिक्षा गांव से प्राप्त करने के बाद अगला पड़ाव रहा उरई जीआईसी व झांसी बीकेडी। उसके बाद छात्र राजनीति और बाद में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव से मिलने के बाद जिंदगी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि छोटी मोटी दिक्कतों के साथ बड़े बड़े मंजरों को देखने के बाद भी चंद्रपाल नहीं रुके। गरौठा से राजा रणजीत सिंह जूदेव का सामना किया और बाद में विधायक सांसद के चुनाव में भाग्य आजमाया। जनता का उन्हें बहुत प्यार भी मिला। चंद्रपाल हर वक्त अपने चाहने वालों से घिरे रहते हैं, यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव के चहेते होने के साथ साथ कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव से उनकी करीबी है। वर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन्हें चाचा कहकर संबोधित करते हैं। आइए हम आपकी सीधी मुलाकात करवाते हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव से। नमस्कार, मैं कुलदीप अवस्थी। आज हम बात करेंगे राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव जी से। किस तरह से आज इतने बड़े मुकाम पे वो बैठे हुए हैं, कितनी मेहनत इसके बीच में रही, कितने कड़ा परिश्रम बीच में रहा उनसे। चंद्रपाल जी, सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है कि बचपन आपका डकोर से जुड़ा हुआ है, आपकी शुरुआती शिक्षा कैसे हुई? हम एक साधारण किसान परिवार में पैदा होकर के हमने अपने गांव में, जो जालौन जनपद में हमारा गांव पड़ता है, वहाँ शिक्षा ग्रहण की। गांव के प्राइमरी स्कूल में, फिर गांव के जूनियर हाई स्कूल में, और इसके बाद हमने राजकीय इंटर कॉलेज उरई से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास किया। इसके बाद हमने बीएससी भी डीवी डिग्री कॉलेज उरई से करने के बाद झांसी के बुंदेलखंड महाविद्यालय में एमएससी मैथमेटिक्स में प्रवेश लिया, और इसके बाद एमएससी या पीएचडी किया या बीएड किया, एलएलबी किया, जो भी किया वो फिर झांसी बुंदेलखंड महाविद्यालय से हमने किया। चंद्रपाल जी, उस वक्त के आपके दोस्त रहे शरद शर्मा और भटनागर साहब, इनसे अब कैसे ताल्लुकात हैं? नहीं, बहुत अच्छे ताल्लुक़ हैं, और हम लोग जो है पढ़ाई लिखाई के समय में अच्छे मित्र रहे। लेकिन उसके बाद चूँकि सब लोग अपने अपने काम में लग गए, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सर्विस में है, तो मुलाकात आज भी संबंध हैं, लेकिन मुलाकात होती है, सीमित ही मुलाकात हो पाती है। जब कभी छुट्टियां होती हैं, लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं, त्योहारों पर उठते बैठते हैं और अपनी पुरानी यादों को हम लोग ताज़ा करते हैं। चंद्रपाल जी, 1992 के दरमियान आप समाजवादी पार्टी से किस तरह प्रेरित हुए? क्या उस वक्त मन में था लोग इसकी सेवा करनी थी? किससे प्रेरित थे? कैसे पदार्पण हुआ आपका इस लाइन में? 1992 नहीं, आप भूल रहे हैं। हमने 1978 में 1978 में माननीय मुलायम सिंह यादव जब सहकारिता मंत्री थे, जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उस दौरान हम उनके जो निर्णय लेने की क्षमता थी, या जो आम जनता के लिए उनके मन में जो पीड़ा थी, ऐसा महसूस करके हमने उनके साथ जुड़ने का काम किया था कि हमें, चूँकि हम तो गांव के रहने वाले थे, हमें तो ये वही व्यक्ति अच्छा लगता था जो गांव, खेत, किसान, खलिहान की बात करता हो। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब सहकारिता मंत्री थे, उस दौर में भी गांव के लोगों के खुशहाली की हमेशा बात किया करते थे, और हमें उनकी बात बहुत अच्छी लगती थी। उस समय हम झांसी के बुंदेलखंड महाविद्यालय के छात्र थे। हमने उनके विचारों को सुना और उनके विचारों से प्रेरित होकर के उसी समय से
हम चाहे वो प्रदेश में मंत्री रहे हों, चाहे वो विधायक रहे हों, चाहे नेता विरोधी दल रहे हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री रहे हों, या जिन जिन पदों पर वो आज तक रहे हैं, हम सदैव उनके एक सच्चे अनुयायी बन करके, उनको फॉलोअर बन करके हमने काम किया है। और हमने प्रयास किया है कि उनके पद चिन्हों पर चल के हम उनसे, उनके जीवन से कुछ सीखें, उनके जीवन से कुछ लेकर के अपने जीवन में उतारें। और हमारा यही प्रयास रहा, और इसी प्रयास के कारण हमें भी जगह जगह जहाँ सफलता मिली है, उनके आशीर्वाद से और उनके पद चिन्हों पे चल के ही हमें सफलता मिली है। शुरुआत के वक्त में एक आपकी पहचान बन सके लोगों के बीच में, आप किस तरह से गए थे? उस वक्त भी काफ़ी समस्याएं रहती होंगी, उस वक्त तो संसाधन भी सीमित थे, उस वक्त लोगों के बीच में कैसे गए आप? देखिए, हम जब यहाँ, हमने बताया कि जब हम माननीय मुलायम सिंह यादव से जुड़े, उस दौर में हमारी पार्टी का कोई ज़्यादा यहाँ जनाधार था नहीं। हम उस समय जो है लोकदल के नाम से पार्टी थी। माननीय चौधरी चरण सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। माननीय मुलायम सिंह जी 1980 में पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बने थे। और उस दौर में यहाँ कोई ज़्यादा जनाधार नहीं था। लेकिन और जब चुनाव होते थे, चुनाव में सन 80 के दशक में ये यहाँ की सारी सीटें कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता हो जाता था, कम्युनिस्ट पार्टी को दे देते थे। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ दिनों समझौता हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ देते थे। हम पहले व्यक्ति थे जो माननीय नेताजी के निर्देश पर हमने 89 में पहली बार गरोठा से चुनाव लड़ने की योजना बनाई और हम चुनाव लड़े। भले ही हम चुनाव में परास्त हो गए, अलग बात थी, लेकिन चूंकि उस समय राजा रणजीत सिंह जूदेव जो कांग्रेस पार्टी के माननीय विधायक थे, उनके सामने कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमसे कहा कि उनके खिलाफ अगर लड़ोगे तो निश्चित रूप से मजबूती के साथ राजनीति में निकल कर के आओगे। हमने हिम्मत बांधी और हमने चुनाव लड़ा। भले ही हम चुनाव में परास्त हुए, लेकिन आगे चल कर के हमने उनको भी परास्त कर दिया। और आज सबसे मजबूत सीट अगर कोई है, हमारी गरोठा है। हम भी वहाँ से विधायक रहे, हमारे माननीय दीप नारायण सिंह जी वहाँ से विधायक हैं। या आज की तारीख में भी अगर सबसे मजबूत कहीं कहा जाए समाजवादी पार्टी को, तो उसी क्षेत्र में, क्योंकि हमने जब पहली बार चुनाव लड़ा तो बहुत से लोग डरते थे। वो दौर था कांग्रेस पार्टी का, वो दौर था राजा रणजीत सिंह जूदेव का। तो उस दौर में कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़ने की हिम्मत नहीं करता था। हम लोगों किसी तरीके से जोड़ के एक एक व्यक्ति को इकट्ठा करके आज जो फौज तैयार हुई है, उसमें हमने तो प्रयास किया ही है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का हम लोगों पे आशीर्वाद रहा है और हमारे साथी सहयोगियों का बड़ा संघर्ष रहा है। हमेशा जो भी आंदोलन हुए, हर आंदोलन को किया, लाठी भी खाई, डंडा भी खाया, जेल भी जाना पड़ा, मुकदमे भी चले, तमाम बातें हुई, लेकिन कभी पीछे हम लोग हटे नहीं। और आज उसी का परिणाम है कि हमें अच्छा लगता है कि जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की, आज वो जगह बहुत मजबूत है और लोग हमारी पार्टी से आज भी भारी तादाद में जुड़े हुए। नंदलाल जी, आप अनवरत रूप से काफ़ी देर तक बोल लेते हैं, मंच की बात हो, राज्यसभा की बात हो, लोकसभा की बात हो, इसमें कैसे मैनेज करते हैं? काफ़ी देर आप बोल सकते हैं, ये अनवरत रूप से, ये आपके एक क्वालिटी है? नहीं, क्योंकि देखिए, हम कोई बहुत ज़्यादा अच्छा भाषण देने की हम में कला तो है नहीं, लेकिन ये सही है कि हकीकत हमने देखी है या हमने अनुभव किया है। हमारी पार्टी चाहे लोकदल के रूप में रही हो या समाजवादी पार्टी के रूप में रही हो, बीच में और विभिन्न पार्टियों नामों से पार्टियां जानी जाती रही, लेकिन चूंकि हम अनवरत पार्टी के साथ रहे हैं, इसलिए पार्टी की जो नीति है, पार्टी की जो फिलॉसफी है, पार्टी का जो सोच है, उसको हम केवल
पढ़ के नहीं बल्कि हमने प्रैक्टिकल रूप में उसको जानने का प्रयास किया है। तो हम पार्टी की नीतियों को, पार्टी के कार्यक्रमों को, और जो हमारी पार्टी समय समय पर सत्ता में रही हो या अपोजिशन में रही हो, अपोजिशन में रह के हम लोगों ने संघर्ष किए, आंदोलन किए, और जब हम लोग सत्ता में रहे हैं तो हम लोगों ने जनता के लिए काम किए। और तो हम उस किस चीज़ के लिए संघर्ष किया हमें वो भी याद है, और हमें सत्ता में रह के हम लोगों ने क्या क्या किया जनता के लिए वो भी हमें याद है। इसलिए हम थोड़ा लोगों को जानकारी देने का प्रयास करते हैं। वैसे और लोग हैं, उनमें कला है अच्छा भाषण देने की, अच्छा बोलने की, लेकिन हम जो है हकीकत जो होती है हम लोगों को अवगत कराने का प्रयास करते हैं, जिससे कि लोग जुड़ें। इस विचारधारा से अगर लोग जुड़ेंगे तो वो हमारे, क्योंकि भाषण देने की कला अकेले से लोगों को उसी दौर में अच्छा लगता है, ताली जाते हैं और जैसे ही भाषण खत्म होता है अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जो विचारधारा होती है उस विचारधारा से जब लोग जुड़ते हैं तो मैं समझता हूं कि लंबे समय तक वो जुड़े रहते हैं। और हमें इस बात पे गर्व है कि हमने झांसी जनपद में या पूरे बुंदेलखंड में हमने जितने लोगों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया है या जोड़ा है, वो लोग आज भी माननीय मुलायम सिंह यादव की नीतियों में विश्वास रखते हैं, उनकी विचारधारा में विश्वास रखते हैं और पूरे उत्साह के साथ उनके फॉलोअर बन करके उन काम करते हैं। एक लंबा कार्यकाल है राजनीति का आपका, इसके बीच में कोई प्रतिद्वंदी खास तौर पर आपके सामने रहा हो और अब कौन किसे प्रतिद्वंदी मानते हैं आप? देखिए, हम व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता हमारी किसी से आज तक नहीं, हाँ आज तक रही नहीं। हम जिसके खिलाफ लड़ते हैं वो हमारा प्रतिद्वंदी हो जाता है, और प्रतिद्वंदी हम उसी समय तक मानते हैं जिस समय तक वो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ता है या वो प्रयास करता है। हम किसी को चुनौती देने का प्रयास नहीं करते, लेकिन अगर कोई चुनौती देता है उसे स्वीकार जरूर करते हैं, और उस चुनौती पे हम लोगों ने हमेशा प्रयास करके और उन चुनौतियों का सामना भी किया, उन पर हमने संघर्ष भी किया, और उनको जहाँ तक हमें याद है हम लोग कभी भी उन चुनौतियों से पीछे नहीं हटे, और भगवान ने हमें सफलता भी दी है कि उन चुनौतियों पे हम निश्चित रूप से सफल हुए। चंद्रपाल जी, समाजवादी पार्टी को अभी कुछ समय पहले तक लोग बटा हुआ मान के चल रहे थे, और ये एक जानकारी है कि ओरछा में कोई मीटिंग हुई थी IGACL के बाद में, मुख्यमंत्री जी ने खुद उस मीटिंग को अपॉइंट किया था, और उसमें कुछ आपने सलाह मशवरा हुआ था कि अब आपसी प्रतिद्वंदिता नहीं रहेगी समाजवादी पार्टी की, एक पार्टी के नेता को लेकर। देखिए, प्रतिद्वंदिता कहीं नहीं है ना, पार्टी, हमारी पार्टी हमेशा एक है, एक रही है, लेकिन कभी कभी कुछ बातें हो जाती हैं और उनको बैठ कर के जब हम लोग चर्चा कर लेते हैं तो सारी मतभेद समाप्त हो जाते हैं। हम समझते हैं कि जो लोग, भगवान जाने क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के मन में रहा होगा हमारे प्रति, कोई हमने गलत निर्णय लिया होगा या गलत बात कही होगी या गलत काम किया होगा, लोगों के मन में रही होगी और आपस में थोड़ा मतभेद रहा। लेकिन जब वो बातें क्लियर हो जाती हैं अपने आप, हमने किसी के सामने, और ये बिल्कुल गलत बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई हम लोगों को बैठा करके मीटिंग कराई या कुछ तय कराया या कोई बात हुई, कभी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, कोई भी हमारे बीच में किसी के साथ मतभेद हुआ है, हम बैठ करके स्वयं सुलझाने का प्रयास करते हैं, और अगर हम बैठ करके आपस में बात करके अपनी गलतफहमियां दूर करके अगर सुलझाएंगे तो वो संबंध बहुत लंबे समय तक चलेंगे। और किसी के दबाव में अगर बैठ करके हम हाँ हूँ करके और स्वीकार कर लें, या दूसरे लोग जो भी हैं अगर वो स्वीकार कर लें किसी के दबाव में, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेंगे। तो हमने हमेशा ये प्रयास किया है किसी से मतभेद ना हो। हमें इस बात की खुशी है कि सारे लोग, हम चूँकि बड़ा होने के नाते या साथी सहयोगी होने के नाते सब लोग हमारा सम्मान भी करते हैं, सब लोग हमें पूरी तरीके से इज्जत देते हैं। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम सबको लेकर के चलें, सबको के साथ समान व्यवहार रखें, सबको जोड़ करके चलें। किसी
भी पार्टी के किसी भी व्यक्ति के मन में कोई कटुता पैदा ना हो, ना हमारे प्रति, ना पार्टी के प्रति, ना हमारे नेता के प्रति। अगर कहीं ऐसी स्थिति आती है, हमें अगर अपने परिवार में अगर स्वाभिमान को छोड़ करके भी किसी से बात करना पड़ेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारा परिवार है और हमें परिवार को एकजुट रखना हमारी जिम्मेदारी है। और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारा परिवार इकट्ठा रहे, और हमारी परिवार इकट्ठा रहेगा तो हमारी ताकत इतनी मजबूत रहेगी कि उस ताकत के सामने कोई ताकत जो है चुनाव में कहीं लगेगी नहीं। आप लाखों किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं अब तक, कई यात्राएं आपने की हैं, और ऐसे में एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? सुबह से दिनचर्या क्या है आपकी? नहीं, हम देखिए खूब सफ़र करते हैं और ईश्वर के आशीर्वाद से हम यहाँ तमाम दिन भर में लोगों की मदद करने का प्रयास करते हैं। क्षेत्र में जाकर के दौरा भी करते हैं और रात में अपना यात्रा भी कर लेते हैं। हम तो सुबह कभी आज तक 6 बजे के बाद तो कभी हम सोए नहीं, मुझे याद नहीं है जीवन में कभी कि 6 बजे के बाद भी कभी सोए हों। हम 6 बजे के पहले जगने का प्रयास करते हैं, जगते हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज, योगा और जो भी अपने को स्वस्थ रखने के लिए हम कर सकते हैं करते हैं। और भगवान के आशीर्वाद से अभी तक हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और पूरी सुबह से लेकर के शाम तक पूरी एनर्जी हमें रहती है, कोई हमारे साथ दिक्कत नहीं। आप खाने पीने में क्या पसंद करते हैं? खाने हम टोटल जो है शाकाहारी व्यक्ति हैं, और दाल, रोटी, सब्जी, शाम को 1 गिलास दूध, बस इतना ही हमारी खुराक है। अच्छा, इसके अलावा आप फिल्म की लाइन में किस हीरो की फिल्म ज़्यादा देखना पसंद की है आपने? अरे यार, हम देखो वही तो कह रहे, इतने व्यस्त रहे कि हमें टाइम नहीं मिला, लेकिन एक दौर में टाइम मिला जब वो 95 में, नहीं कॉलेज लाइफ में तो पिक्चर देखना बहुत बुरा माना जाता था। ये डर लगता था कि हमारे घर पे कोई शिकायत ना कर दे कि पिक्चर देख रहे थे, तो इसके माने पढ़ नहीं रहे थे, तो कभी डर के कारण चोरी से कभी देखी हो तो देखी हो, नहीं हम कम देखते थे। लेकिन एक बार हम जो है 95 में जब हम जेल चले गए तो उस समय हमारे ऊपर NSA लग गया और वो लंबा दौर था जेल में रहने का। तो वहाँ हमने ज़रूर, हो सकता है कि जीवन में जितनी फिल्म हमने नहीं देखी जितनी हमने वहाँ देखी, एक दिन में कम से कम 2 और 3 पिक्चर हम डेली देखते थे, क्योंकि समय और कोई निकालने का समय नहीं था। तो वहाँ जो है था CD प्लेयर अपना जो है, उसी में सुबह एक लगा दी फ्रेश होके। और जैसे मनोज कुमार की फिल्म है और संजीव कुमार की फिल्में हैं, उस दौर के अच्छे कलाकार थे, उनको हम लोग पसंद करते थे। और देशभक्ति की फिल्में उस समय या पारिवारिक फिल्में जो है उस समय बहुत दौर चल रहा था उस दौर में, तो हम लोग को बस वही दौर है कि हमने देखा। हाँ, उसके बाद भी हम फिर राजनीति में इतने व्यस्त हो गए कि कभी 3 घंटे का तो समय सवाल ही नहीं है, सोने को भी नहीं मिलता, लेकिन वैसे कभी पिक्चर देखने का मौका नहीं लगा। कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव के दरमियान लाठीचार्ज हुआ था, उस वक्त जो DM रहे हैं उनके द्वारा तहसील में हुआ था लाठीचार्ज। उस वक्त भी सबसे आगे रहे थे आप, मतलब पार्टी के लिए लाठी खाने वालों सबसे आगे आप रहे हैं, तो ऐसे में क्या मानते हैं? नहीं देखिए, ऐसा है कभी एक तो ये तो बहुत आपने एक देखा हम हाँ लक्ष्मीबाई पार्क, हाँ कभी हम आज से नहीं, हम स्टूडेंट लाइफ से और विशेष रूप से 87 में मोठ में पंचायत का चुनाव हुआ था। और जिला पंचायत का चुनाव उस समय प्रधानों के द्वारा जिला पंचायत का सदस्य चुना जाता था। हमने मोठ में अपना प्रत्याशी वो लखन सिंह यादव थे, उनको खड़ा किया था। हमने बताया वो दौर जो है राजा रणजीत सिंह देव का दौर था, उन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था। इत्तेफाक जो है 100 वोट पड़ना थे प्रधानों के, 100 वोट थे, और उसमें परिस्थिति ये बनी कि 50-50 वोट हो गए। एक भी वोट नहीं, बराबर वोट थे। अब उस समय जो अपने यहाँ अभी कलेक्टर थे लाल बिहारी पांडे, वो SDM थे, और जो अपने यहाँ SP सिटी थे अवधेश, वो जो है उस समय वहाँ CO थे मोठ में।
हमने और अब दबाव में वो जो है बीजेपी के वो कांग्रेस के प्रत्याशी को बराबर की स्थिति में डिक्लेयर करने की पोजीशन में नहीं थे। तो हमने उस समय तत्काल कोई सब लोग डर गए, किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन हमने उस समय भी विरोध किया था। और हमने उस समय आवश्यकता पड़ने पर जो अधिकारी थे उनका हाथ पकड़ लिया था। हमने कहा था कि हम अपने सामने बेईमानी नहीं होने देंगे। उस समय भी बहुत लाठीचार्ज हुआ, लोग बहुत पिटे, लोगों को बहुत जो है चोटें आई और उस समय भी 87 में भी जेल जाना पड़ा। उन्होंने बैलेट पेपर लूट का मुकदमा कायम किया और 1 दर्जन लोग हम जेल गए। हाँ, उस समय भी लंबे समय तक। तो जब भी मौके आए हैं लाठी चार्ज के, जब भी मौके आए हैं या जेल जाने के मौके, हाँ, क्योंकि मजबूरी है। हमने बताया कि ये जो संघर्ष के साथ ये फौज तैयार हुई है, अगर हम डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे तो फिर लोग डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि इसी तरीके की फौज आने वाले समय में तैयार हो। और आज पूरे प्रदेश में यही कारण है कि समाजवादी पार्टी का जो संगठन है या जो लड़ाकू संगठन है या जो संघर्ष वाला है संगठन है, कोई किसी पार्टी का है नहीं। नेताजी, आपको साहब कह के बुलाया जाता है, नेताजी कह के बुलाया जाता है और बुंदेलखंड का मिनी सीएम भी कहा जाता है। आपको सुनने में क्या अच्छा लगता है? नहीं, ऐसा है ना, हमें तो सुनने में जो हमारा आज की तारीख में नाम लेके हमें बुलाता है वो ज़्यादा, क्योंकि वो जो है नाम लेके बुलाने के वाले लोग कम हो गए। नहीं, नेताजी या हमारे और बुजुर्ग हैं वो बुला देते हैं। नहीं, तो वो जो है अब लोग जो है नेताजी कोई कह देता है, कोई सांसद जी कह देता है, कोई साहब कह देता है, कुछ भी कह देता है। तो अब कोई जो कहेगा सो सुनना है। कोई चाचा जी कह देता है, कोई तमाम प्रकार से लोग संबोधित करते हैं। लेकिन जो मज़ा कोई नाम लेके बुलाए तो ये महसूस होता है कि इसकी माने हम भी अभी जवान है और ये हमें महसूस होता है कि कोई कहे ए चंद्रपाल इधर आओ, तो लगता है कि हाँ हम भी कार्यकर्ता हैं। तो हमें तो कार्यकर्ता रहने में ही ज़्यादा आनंद आता है और लोगों के बीच में बैठने में ही आनंद आता है। और मतलब अभी अब जब निकलते हैं सड़क पर देखते होंगे कई गाड़ी के आगे डकोर लिखा रहता है। ये डकोर क्या है? डकोर लिखा रहता है ये और हूटर लगे रहते हैं, ये क्या है? डकोर हमारा गांव है और डकोर हमारी जन्मस्थली है और ये सही है। हमारा गांव भी बहुत संघर्षशील गांव रहा है। देश की आज़ादी की लड़ाई में इस पूरे, मैं समझता हूँ कि जनपद जालौन में नहीं, पूरे बुंदेलखंड में अगर सबसे ज़्यादा लोग जेल गए थे तो उसी गांव से गए थे। और हमारे पिताजी भी उसमें शामिल थे। तो एक बहुत ऐतिहासिक गांव है। लेकिन अभी तो चूँकि देखिए, हम आपको बताएं, हमने कहा कि इस पूरे बुंदेलखंड में हम लोगों ने जिस तरीके से संघर्ष किया, तो संघर्ष कार्यकर्ताओं और लोगों की बदौलत हो सकता है। तो जब शुरुआत के संघर्ष के दौर में उस गांव के लोग भी जो है उस गांव के लोग ही ज़्यादा हमारे साथ जो है, जब हम जाते थे तो उस गांव के लोग 100, 200, 500 कार्यकर्ता लड़के जो है जाते थे, तो खूब संघर्ष होता था। और माननीय नेताजी भी कई बार उस गांव में गए हैं और बहुत लोग उस गांव से जुड़े रहे। तो लोग अब धंधा व्यापार करते हैं, थोड़ा कुछ लोग मतलब चालाक किस्म के होते हैं जो लोग जो अब हमारे गांव में आपको बता दें, हमारे गांव में हमारी समझ में आज की तारीख में को 700 ट्रक होंगे हर गांव में। हर गांव हर पर घर में 1-1, 2-2 ट्रक हैं। अच्छा, वहाँ का चाहे यादव हो, चाहे लोधी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चमार हो, चाहे बरार हो, सब अपने ट्रक में यादव और डकोर लिखे हैं। चमार भी लिखे हैं यादव डकोर, और काछी हो वो भी लिखे हैं, कोई भी बिरादरी का हो। तो अब लोग संघर्ष किया है, अपना नाम का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हमको ये था। अभी बुंदेलखंड के लिहाज से किस तरह की योजना मन में है जिसको आप अमल में लाना चाहते हैं केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से, जिससे कि यहाँ के लोगों को सीधा लाभ मिल पाए? देखिए, बुंदेलखंड के लिए जैसे पहले बुंदेलखंड पैकेज ऐलान हुआ था, तो बुंदेलखंड पैकेज से कुछ काम तो ठीक हुए हैं।
लेकिन जिन कामों से लोगों का जीवन स्तर बदल जाए, लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। सबसे मुख्य काम है, देखिए, यहाँ सिंचाई के साधन, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोग खेती से जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ सिंचाई के साधन अच्छे होंगे, यहाँ लोगों के खेतों को पानी मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से यहाँ इतनी पैदावार होगी कि हम पूरे उत्तर प्रदेश को पैदा करके खिला सकते हैं। लेकिन चूँकि सिंचाई के साधन यहाँ हैं नहीं, सीमित हैं, और सीमित सिंचाई के साधन के कारण जो है हमारी ज़मीन जो है, जो खेती होना चाहिए, वो पड़ी रहती है। तो हमें सबसे मुख्य है कि सिंचाई के साधन की बढ़ोतरी होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार से भी हमने मांग की है, और यहाँ भी जो है प्रदेश सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है। दूसरी तरफ आज इस मुख्य जो औद्योगिकीकरण की बात है, उद्योग धंधे जो बुंदेलखंड में सफल हो सकते हैं, मैं समझता हूँ, और दूसरी जगह हो नहीं सकते, क्योंकि उद्योग के लिए चाहिए पहले ज़मीन चाहिए। ज़मीन हमारे पास है, अफरात, हम उनको पानी चाहिए, हम पानी भी उपलब्ध करा सकते हैं। बिजली चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से बिजली का कारखाना भी यहाँ बन गया, रेलवे लाइन भी है, सड़क भी है, सारी सुविधाएं हैं। हमने भारत सरकार से भी ये अनुरोध किया है, यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसमें इंडस्ट्रीज़ जो बुंदेलखंड में जाकर के लगाए, उसको भारी सुविधाएं भारत सरकार की तरफ से अगर मिलेंगी, लोग, बड़े बड़े निवेशक जो देश के या विदेश के, वो अगर यहाँ बुंदेलखंड में आएंगे और अपने पैसे का निवेश करेंगे, उद्योग धंधे लगाएंगे, तो एक तरफ यहाँ खेती भी अच्छी हो जाएगी, दूसरा यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इससे निश्चित रूप से यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे क्षेत्र में खुशहाली आएगी। जनरल जी, बुंदेलखंड महाविद्यालय में विधानसभा मतगणना के दरमियान जो बवाल हुआ था, उसके लिए उसका मलाल है उस पूरे मामले का? नहीं, देखिए, मलाल क्या है, हमारे साथ तो कोई घटना ही नहीं हुई थी। हमने उस समय भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, लेकिन चूंकि वो प्रायोजित थी, हम आपको बताएं, हो सकता है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने कहीं अति उत्साह में नारे लगा दिए हों, कोई बात कह दी हो, किसी से वाद विवाद हो गया हो, मानते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा संबंध है, हमारा तो किसी से ऐसा कभी व्यवहार न रहा है, ना हम आगे रखने के प्रयास में हैं। और उस दौर में जो भी हुआ आपसी वाद विवाद, हमने उसमें भी लोगों से जो भी जिन लोगों ने किया था, हमने उस समय भी प्रयास किया था किसी तरीके से समाप्त हो जाए, और लोगों ने उस समय समझदारी का परिचय दिया। जिन लोगों से बात हुई थी, तो मामला उसी समय समाप्त हो गया था। हमारा कभी ये प्रयास नहीं रहा कि किसी के साथ भी इस तरीके की घटनाएं हों, और वो घटना को प्रायोजित घटना थी, किसी तरीके से सरकार को या हमारी पार्टी को बदनाम करने की एक साजिश थी। बल्कि सक्रिय राजनीति में आप बिल्कुल मजबूती से खड़े हुए हैं, इसमें परिवार को वक्त दे पाए, नहीं दे पाए, या परिवार से सहयोग मिलता कितना है? धर्मपत्नी जी की क्या पोजीशन है? यही बस कमी है, क्योंकि देखते, आप जानते हो कि जो व्यक्ति राजनीति करता है या लोगों के लिए क्षेत्र में रहता है, तो परिवार को हो सकता है कम समय दे पाए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे परिवार का हमें पूरा सपोर्ट मिला है, पूरा सहयोग मिला है। हमारे पूज्य पिताजी थे, उन्होंने भी हमें पूरा आशीर्वाद दिया और पूरा सहयोग दिया। हमारे भाई या हमारे बच्चे या हमारी पत्नी, सब लोगों का पूरा सपोर्ट हमारे साथ रहता है। इसी वजह से हम इतना कर पाते हैं। और अगर परिवार का सपोर्ट नहीं रहे, जिसको वो व्यक्ति करेगा तो, लेकिन इतना सब कुछ नहीं कर सकता कि प्रतिदिन जो है बैग टंगा रहे, और कोई आज दिल्ली जा रहे हैं, आज लखनऊ जा रहे हैं, आज विदेश जा रहे हैं। हाँ, हम हफ्ते में कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 4 दिन तो मान ही लो, हाँ, हफ्ते में 4 दिन ट्रेन में सोते हैं। एक दिन दिल्ली में सोते, एक दिन झांसी में सोते, एक दिन और कहीं बाहर सोते। तो हम जब सुबह जगते हैं, तो हमें जो है 1-2 मिनट हमें ये पहले सोचना पड़ता है कि हम सो कहाँ रहे, बाथरूम किस तरफ है, पहले हम सोचते हैं, फिर उसके बाद समझ में आता कि झांसी में है, या कभी कभी सोचते झांसी में, फिर पता लगा ये ट्रेन में है। तो ये है हमारे साथ, लेकिन सब जब तक चल रहा है ईश्वर की कृपा से, तब तक चलेगा।
चंद्रपाल जी, गुस्सा आपको कैसे आता है? गुस्से में सुनते किसकी हो और अब तक झगड़ा किससे हुआ सामने आमने का? देखिए, हमारा किसी से कभी झगड़ा होता नहीं, हमें गुस्सा आता नहीं, क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है। लेकिन एक समय ज़रूर जब किसी के साथ, हमारे सामने किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, तो ज़रूर तकलीफ़ होती है और उस तकलीफ़ में गुस्सा आना स्वाभाविक है। हमारे कार्यकर्ता के साथ अगर कोई मिसबिहेव कर रहा है हमारे सामने, या उसके साथ कोई अन्याय अत्याचार कर रहा है, जो हमारे लिए जी जान लगाता है, हमारे लिए मरता है, अगर उसके साथ हमारे सामने अन्याय अत्याचार होता है, ज़रूर गुस्सा आता है और उस पर हम कार्रवाई भी करने का प्रयास करते हैं। चंद्रपाल जी, नेता के साथ साथ समाज सेवा में बहुत आगे रहे हैं। कई बार कई लोगों को आर्थिक रूप से सहायता की बात की जाए, उनकी सुरक्षा की बात की जाए, या यदि बात की जाए उनकी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, तो उन्होंने बहुत कुछ किया। चंद्रपाल जी, कोई ऐसा कोई मामला याद है आपको जिसमें आपने किसी की जान बचाई हो, ब्लड डोनेट किया हो, इस तरीके से और कोई बात? देखिए, कभी भी मौका आया है ब्लड डोनेशन का, हमने हमेशा, हम कभी पीछे नहीं हटे। कभी हम रास्ते से निकलते हुए और हमें कभी ऐसा मौका आया कि कभी एक्सीडेंट हो गया, कोई बात हो गई, तो उस पर हम लोगों ने जान बचाने का प्रयास किया। एक बार रात में हम मऊरानीपुर से निकल रहे थे और सकरार के पास, मैं समझता हूँ, एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में एक लड़का राय था थोना का, और वो सड़क पे पड़ा हुआ था। लोगों ने मृत जान करके उसको, लोग बगल से निकल जाते थे, 2500 गाड़ियाँ निकल गई होंगी, लेकिन कोई रुकता नहीं था। हम वहाँ से आ रहे थे, रात में जब हम रुके, हमने देखा तो उसकी सांस चल रही थी। हमने उसको उठाया, हमने गाड़ी में रखा और उसको झांसी ले आए। रास्ते में उसकी जेब से एक डायरी मिली थी, उसमें एक टेलीफ़ोन नंबर लिखा था। ये पता नहीं था किसका टेलीफ़ोन नंबर है। हमने उस टेलीफ़ोन पे टेलीफ़ोन लगा करके पूछा, हमने कहा कि ये नंबर किसका है, तो उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश थोना गांव से बोल रहे हैं। तो हमने कहा एक लड़का है ये, इसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी जेब में ये डायरी मिली है, उसमें ये नंबर लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा ही लड़का है और कहाँ हो रहा, उसका फादर था। तो वो रोने लगे, तो हमने कहा आप रो मत, हम ले जा रहे हैं, भगवान की कृपा है, बाकी तो, लेकिन प्रयास करेंगे। हम लाए और वो लड़का 3 महीने कोमा में रहा। झांसी में हमने एडमिट कराया, इलाज कराया, फिर उसके परिवार के लोग आ गए तो ग्वालियर चले गए, और मैं समझता हूँ 3-4 महीने बाद, क्या 6 महीने बाद वो लड़का एक दिन हमारे पास आया तो हमें मिल गया। अच्छा, हम तो पहचानते नहीं थे, रात में देखा था उसी समय। तो वो लड़का आया तो पैर छूने लगा, पैरों पे गिर गया, बुरी तरीके से आवाज़ आई। तो हमने कहा क्या हुआ भाई, क्या हो गया? तब उसने बताया कि साहब हम तो मर गए थे, आपने हमारी जान बचाई है, और इसलिए हमें याद आया कि हाँ ठीक है, हम कुछ दिन पहले गए थे और ऐसे। तो ऐसे कई दौर आए, सड़क से निकलते हैं। हमारा कर्तव्य है कि अगर हमारे सामने कोई घटना हुई है तो उसमें पहले तो लोग इसलिए डरते थे कि अगर कोई मदद कर दे तो पहले उसी से पूछताछ होती थी, पहले पता लगा पुलिस उसी को अंदर कर दे। लेकिन अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश कर दिया, कोई आदमी अगर किसी बीमार आदमी की या एक्सीडेंट वाले आदमी की हेल्प करता है तो पुलिस उसके साथ कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो अभी तो कुछ ठीक है, यानी पहले तो लोग डरते थे, दूर भागते थे। कई मौके ऐसे आए हैं और उन मौक़ों पे हमने लोगों की हम बढ़ चढ़ करके मदद करने का प्रयास किया, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे ब्लड देना पड़ा हो, चाहे उनको इलाज कराना पड़ा हो, चाहे उनके लिए कुछ भी करना पड़ा हो, हमने पूरा सहयोग किया। बल्कि विदेश यात्राओं को लेकर चर्चा में रहते हैं आप, मतलब साल में कई सारे दौरे आपके लगते हैं, क्या पसंद है आपको? अब तक कहाँ कहाँ होके आए? देखिए, एक राजनीति के साथ साथ हम देश के सहकारी आंदोलन से लगातार जुड़े रहे हैं और लंबे समय तक हम क्रिप्को के चेयरमैन रहे हैं और आज भी हैं। और देश की जो सबसे बड़ी सहकारी संस्था है नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, उसके भी हम चेयरमैन हैं। वो एक देश के कोऑपरेटिव मूवमेंट, जो उनका चेयरमैन होता है, देश के कोऑपरेटिव मूवमेंट का स्पोक्स पर्सन होता है। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है कोऑपरेटिव के प्रति या इस देश में कोऑपरेटिव की क्या भूमिका है, उसका पूरी तरीके से जो है हमारे माध्यम से ही सब होता है। तो इसमें हमें जाने का अवसर मिलता है। हम जब इंडिया को जहाँ जाते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत देशों में जाने का मौका मिला है। हम समझते हैं कि लगभग 4 दर्जन से भी ज़्यादा
हम देशों में हमने यात्राएं की हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट किया है, अपने कोऑपरेटिव मूवमेंट को दुनिया में पहुंचाने का प्रयास किया है। अभी पिछले दिनों जो एशिया पैसिफिक का चुनाव हुआ उसमें भी सब लोगों ने मुझे वहाँ का वाइस चेयरमैन चुना। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट में हम पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में उस मूवमेंट को बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जितने देश मूवमेंट से जुड़े हुए हैं उनमें लोगों जाने का अवसर मिला है और हम गए हैं। इतने सरल स्वभाव के बावजूद कुछ लोग आपको बाहुबली मान के चलते हैं, ऐसा कैसे? नहीं, ऐसा है नहीं, लेकिन अब चूंकि हमने बताया कि संघर्ष में हम लोग कभी पीछे रहते नहीं हैं। कभी किसी के साथ गलत हो रहा हो उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, पूरी ताकत से। कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, अगर किसी के साथ अन्याय करेगा, हमारे साथ कुछ भी हो, लेकिन हम कभी झुके नहीं, कभी पीछे हटे नहीं। तो अब इन्हीं बातों में सब कुछ कोई आज तक हमारे ऊपर हमने किसी के साथ क्राइम किया नहीं, हमने कोई इस तरीके की घटना हुई ना। हमारे ऊपर भी जो मुकदमे होते हैं वो सब राजनीतिक मुकदमे हैं। कोई हम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हमारी ना रही है, ना हम उसमें विश्वास करते हैं। बचपन से क्या बनना चाहते थे आप? नेता तो बन गए, सक्रिय नेता बन गए, बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर, लेकिन बचपन की शुरुआत में क्या था, क्या करना चाहते थे? हम देखिए, नेता तो सही है बन गए, लेकिन वास्तव में हमने जो प्रयास किया था वो पहले हमने इंजीनियर बनने का प्रयास किया। लेकिन जो है चूँकि हमारा इंटरमीडिएट के बाद हमने जो एक मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज का टेस्ट होता था या आईआईटी का होता था, उसमें हमने एक दो बार जो है एग्ज़ाम दिया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो फिर हमने जो है बीएससी में एडमिशन ले लिया, बीएससी के बाद एमएससी कर लिया, फिर हम टीचर हो गए। तो हम पढ़ाते भी थे। टीचर के बाद लाइन कैसे? अच्छा, नहीं उससे वो तो हमने बताया 78 से जब पढ़ रहे थे बीएससी से, तभी से लाइन पलट गई। उस दौर में जहाँ एडमिशन नहीं हुआ इंजीनियरिंग में, तो फिर बस पलट गई। फिर हमने नेताजी से बात की, हमने जब उनके टच में हो गए 78 में, तो हमने उनसे बात की और हम एक बार उनके पास हिम्मत बांध के गए कि हमने जो है एमएससी पास कर लिया है। जब उसके संपर्क में आ गए तो करीब ये 79 या 80 की बात है, हमने उनसे कहा कि हमारी आप नौकरी लगवा दीजिए। अच्छा, वो भी एक चांस था? वो भी एक चांस था, हमारी ये नौकरी लगवा दीजिए। तो उनने कहा कि ठीक है, आप अपना नाम और नंबर दो। तो नाम और नंबर, वो एक जेब में डायरी रखते थे, उन्होंने नाम और नंबर हमारा नोट कर लिया। अब वो नौकरी तो हमारी नहीं लगी, लेकिन वो उसके बाद उन्होंने अपना एक दौरा लगाया झांसी के लिए जब दौरा लगाया, यहाँ कोई था नहीं पार्टी का, तो दौरा लगाया तो उन्होंने एक पत्र लिखा हमें, जो डायरी में जो हमने नाम पता लिखा था उनके, तो उस पते पे एक, हम तो पता क्या था, हॉस्टल में रहते थे बुंदेलखंड कॉलेज के, हॉस्टल में एक चिट्ठी आई हमारे पास और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि झांसी में हम इस तारीख को आ रहे हैं और तुम मिलना चाहो तो हमसे ज़रूर मिलना। तो 78 में? हाँ, तो हम जो है उसके बाद नेताजी, हमें याद है, साबरमती एक्सप्रेस से आए सुबह एसी फर्स्ट में। तो हम लोग जो हॉस्टल में रहते थे, तो हम लोग चूँकि छात्र नेता भी रहे, तो 10-25 लोगों को लेकर के और स्टेशन पे पहुंच गए। तो उनका स्वागत किया, माला डाली, नारे भी लगाए उनके और लेकर के जो है आए। तो उस दौर में वो जो है उनको ये जिला सहकारी बैंक के गेस्ट हाउस में उनको रुकवा दिया और वो अपना तैयार हो लिए। फिर वो हमारे कॉलेज में भी गए, हम लोगों से मिले, सबसे बातचीत करके और एक आज पार्टी के कुछ लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। शाम को वापस चले गए शताब्दी से, उसी से, साबरमती से।
लेकिन उस दौर में कोई था नहीं। तो उनने फिर हमसे पूछा कि तुम नौकरी करना चाहते हो कि राजनीति कर सकते हो। हाँ, राजनीति कर सकते हो। हमने कहा आप जो कुछ कहो सो करेंगे, जो कहोगे सो करेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, राजनीति करो, और अगर कहीं बीच में किसी प्राइवेट कॉलेज में मौका मिलेगा तो हम भी प्रयास करेंगे और तुम भी प्रयास करना, कहीं ना कहीं हो जाओगे तो दोनों काम साथ साथ होंगे। तो ये बात हमें अच्छी भी लगी कि नौकरी भी रहेगी और नेतागिरी भी रहेगी। ये चंद्रपाल जी से हम बात कर रहे थे, उन्होंने हमें कई सारी ऐसी बातें बताई जो अब तक लोगों को नहीं मालूम थी। कुलदीप अवस्थी, SR न्यूज़, झांसी।